हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको आरजीपीबी का जून 2023 का पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा, लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने लेक्चर को स्किप किया तो आपको समझने में परेशानी आएगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला पार्ट, जो इसमें 2 पार्ट पूछे गए थे कि प्रूव दैट जे हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारा बेसिस फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिस फंक्शन के अंदर ही हम जे 1/2, जे 3/2, जे माइनस हाफ इनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसी का जो बी वाला पार्ट जो है वो आपका चारपीट मेथड से पूछा गया है। तो आपका चारपीट मेथड क्या है? सॉल्व बाय द चारपीट मेथड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। तो 1 बाय 1 इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए में हमें प्रूव करने को बोला गया है कि जे हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 2 बाय पाई एक्स साइन एक्स में प्रूव करना है। देखो, जे के अंदर हमारे पास जो जो हमें जे हाफ दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है जे पॉजिटिव। आपके जे वहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जे एन और एक होता है आपका जे माइनस एन। अगर आपको जे एन यूज करना है तो इसको बोलते हैं बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपको जे माइनस एन यूज करना है तो इसको बोलते हैं बेसिस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, क्या बोलते हैं जे एन को? इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं हम यहाँ पर सेकंड काइंड। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन जो है वो बेसिस फर्स्ट काइंड से रिलेटिव है। तो हमने यहाँ पर बेसिस का फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिख लिया। we know that by basis first kind function jn of x equal to summation k equal to 0 से infinity minus 1 to the power k factor k gamma n plus k plus 1 x upon 2 की पावर n plus 2 k। अब मैंने टर्म को अलग अलग कर दिया, तो x की पावर x की पावर n plus 2 के अलग कर दिया और 2 की पावर n plus 2 के अलग कर दिया। अब देखिए कि मुझे यहाँ पर n की जगह रखने को बोला गया है 1/2, तो यहाँ पर मैं n की जगह क्या रख देता हूँ? 1/2 में यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैंने n की जगह यहाँ पर 1/2 रख दिया। तो क्या मिलेगा मुझे भाई? जे हाफ समेशन के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर के फैक्टर 1, और इस n की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर हाफ, तो 1/2 प्लस के प्लस 1 और x की पावर मेरे पास 1/2 हो गई। यहाँ पर 1/2 रख दिया और यहाँ पर 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये जो जे x की पावर 1/2 है ये मेरा कॉमन निकल गया और 2 की पावर 1/2 भी मेरा कॉमन निकल गया, जिसको मैंने यहाँ पर रूट एक्स और रूट 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? रूट एक्स और रूट 2 लिख दिया है। इसी प्रकार यहां पर जो मेरे पास 1/2 और 1 था उसको मैंने लिख दिया 3/2। क्या लिख दिया मैंने? a प्लस 3/2 मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस x अपॉन 2 को मैं यहां लिख सकता हूं रूट x अपॉन 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू को 0 1 2 3 पुट करेंगे। जैसे मैं k की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1 की पावर 0 यानी कि +1, है ना। नीचे मिलेगा फैक्टर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, k प्लस 3/2 यानी कि ओनली 3/2, यानी कि मैंने गामा 3/2 लिख दिया। x की पावर 0 कितना मिलेगा? 1। 2 की पावर 0 कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पर पहली टर्म मेरे पास आ गई 1 अपॉन गामा 3/2। ओके, अब यहाँ पर मैं k की वैल्यू कितना रखूंगा? 1। जैसे मैंने 1 रखा तो -1 की पावर 1 कितना होता है? माइनस साइन, तो देखो माइनस साइन आ गया। x की पावर कितनी होगी? 2। ठीक है, नीचे को होगा फैक्टर 1, 2 की पावर कितनी हो गई? 2, और इधर मैंने 1 रखा तो कितना हो गया? 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2। ऐसे ही मैंने यहाँ पर k की वैल्यू कितनी रखी? 2, तो मुझे मिल जाएगा x की पावर 4, 2 की पावर 4 फैक्टर 2 गामा 7/2। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है। गामा n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ n गामा n, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कहीं पर गामा 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 से अगर मैं एक कम करके बाहर निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास 3/2 गामा 3/2। करेक्ट है ना। इसी प्रकार अगर गामा 7/2 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको लिखूंगा मैं 5/2 गामा 5/2, और 5/2 को भी अगर मैं ऊपर से ओपन कर लूंगा तो कितना आएगा? 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2 हो जाएगा। सही है कि नहीं? ओके, अब तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया,
राइट। अब देखिए सब में से गामा 3/2 जो है कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है और यहाँ भी निकल रहा है, तो मैंने सब में से गामा 3/2 बाहर निकाल लिया, है ना। अब 3/2 में से एक 2 से एक 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, तो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिख दिया, है ना। ऐसे फैक्टो इसी प्रकार 2 की पावर 4 है तो कितना हो गया 16, देखो 16 हो गया, 16 इंटू 2 हो गया, उसके बाद 5/2 हो गया, 5/2 के बाद 3/2 हो गया, है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे भाई, इस 2 से मैंने इसको कैंसिल किया, तो ये कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया, ये 5 था, 5 3 जा 15, 15 टू द 50 टू द 30, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 मिलेगा, 120 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5, तो ये मेरे पास फैक्टोरियल 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस गामा 3/2 को हम ओपन कर लेंगे, तो गामा 3/2 की वैल्यू भाई मेरे पास क्या होती है, गामा 3/2 को अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 1/2 गामा 1/2, लेकिन जैसे ही मेरे पास गामा 1/2 आएगा तो उसको मैं ले सकता हूँ 1/2 रूट पाई। एक बात का ध्यान रखिए, गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई कहलाती है ना। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक्स का डिवाइड करेंगे ना, एक्स का मल्टीप्लाई जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स का डिवाइड जो है नीचे हमारे पास हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका मेरे पास क्या होगा कि भाई 1/2 रूट पाई लिख दिया 1/x और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी सीरीज जो होती है वो हमारी कहलाती है साइन एक्स, देखो यहाँ देखा ना साइन एक्स की सीरीज लिखी हुई है, साइन एक्स हो गया, है ना। ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया, ये वाला एक्स हो गया, तो इस एक्स से मैं इस एक्स को कैंसिल करूंगा तो नीचे रूट एक्स आएगा, ये वाले 2 से ऊपर चलेंगे 2 ऊपर चलेगा तो मेरे पास कितना आएगा √2/πx sin x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें क्या करिएगा, जब बेसिस के फंक्शन को सॉल्व करेगा तो आप वहां पर j-1/2 को सॉल्व करना भी निकालना सीखना, फिर j3/2 को भी निकालना सीखना और j-3/2 को भी निकालना सीखना, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी तक आप मेरे लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये केवल केवल आपके लिए ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, फोर्थ का बी हमारे पास क्या है, सॉल्व बाय चारपीट मेथड। हमेशा चारपीट मेथड से सिंप्लीफाई करना है। चारपीट मेथड का दूसरा नाम होता है जनरल मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये इसका अदर नाम होता है। तो देखिए, तो सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन लिखने के बाद हमने y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी इक्वेशन जो होगी p² y प्लस q² y माइनस qz इक्वल टू 0 मिल गया। इसको मैंने यहाँ पर, अब मैं इस वाले पूरे हैंड को यहाँ पर लेके चलूंगा f, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ मैं f मान लेता हूँ, तो मैंने f ले लिया। अब इस f को एक बार मैं x के लिए करूंगा, एक बार y के लिए करूंगा, एक बार z के लिए करूंगा, एक बार p के लिए करूंगा, एक बार q के लिए करूंगा, राइट। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स में ये कितना मिलेगा 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना मिलेगा p² प्लस q², डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना मिलेगा भैया माइनस q, और डेल एफ अपॉन डेल पी कितना मिलेगा 2py, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू कितना मिलेगा 2qy माइनस z। अब हमारे पास चार पीट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू dq डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड, then third dz upon minus p del upon del p minus q del upon del q, और dx upon minus del upon del p और dy upon del upon del q। ठीक है, इस पूरे को हमको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये इक्वेशन याद नहीं होगी तो हम चारपीट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको पूरा बोला जाता है चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या था भाई 0 था, डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू, डेल जेड की वैल्यू कितनी थी माइनस क्यू थी, मैंने पास हो गया माइनस क्यू, है ना। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई क्या था p² प्लस q², ये कितना हो गया माइनस q², तो ये वाला भाई हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हमने डेल अपॉन डेल पी की वैल्यू रख दी, डेल अपॉन डेल क्यू की वैल्यू रख दी, डेल अपॉन डेल पी की वैल्यू रख दी, डेल अपॉन डेल क्यू की वैल्यू रख दी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशो को हम लेते हैं। हमारा काम क्या है कि हमें p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p और q हमें इस प्रकार से निकालना है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जब p निकाले तो q नहीं आना चाहिए और q निकाले तो p नहीं आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को हमें एक दूसरे से फ्री रखना है। तो हमने पहले दो को लिया, तो हमने क्या देखा कि हमारा पास एक p यहाँ पर कैंसिलेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने q को q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और p को p के साथ, तो p इंटू डी पी इक्वल टू माइनस q इंटू डी क्यू हो गया। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया p² और q²/2। अब यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट जो है, चूंकि हमारे पास दोनों के अपॉन में 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इस कांस्टेंट c को a² 2 ले लिया है। आपके मन में सवाल उठ गया भाई अगर ना ले तो, भाई ना ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले लें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों?
क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे दोनों तरफ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर। अब चूंकि पी और क्यू आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पी क्यू से फ्री तो मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज ए स्क्वायर बाय इक्वल टू क्यू जेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्यू को बड़ी आसानी से निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड हो गया, तो क्यू बराबर ए स्क्वायर वाई को। तो मेरे पास क्या देखा हमने कि क्यू जो है पी से फ्री हो गया है, लेकिन अभी हमने पी तो निकाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पी को वापस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अंदर रख देंगे हम, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर प्लस हो गया तो ए स्क्वायर वाई होल स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई मुझे, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इन दोनों से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। दोनों से ए स्क्वायर को बाहर निकाले तो जेड को, तो मेरे पास आएगा ए अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी क्या देखा कि मेरे पास पी भी जो है क्यू से फ्री आ गया, ठीक है। जब तक पी और क्यू एक दूसरे फ्री रहेंगे तब तक हमें 4 फीट की इक्वेशन को सॉल्व करते रहना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पी और क्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो पी की वैल्यू कितनी, ए अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डीएक्स, और क्यू की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। जो अपॉन का जेड जो है, इस जेड को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा जेड डी जेड इक्वल टू ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पूरे के अपॉन में डाल देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी इस प्रकार से। ऐसे इक्वेशन बनाने के पीछे पर्पस ये है कि हमारा इंटीग्रल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी। अब इसका इंटीग्रल तो वही कितना होगा, ए एक्स हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू को यहाँ पे मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं टी। तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टी, तो जेड स्क्वायर का डेफिनेट कितना होगा, 2 जेड डी जेड, वाई स्क्वायर कितना होगा, 2 ए स्क्वायर वाई डी वाई। दोनों तरफ से 2 को हमने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई भाई, मेरे पास जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल डी टी बाई 2। तो हमने क्या देखा, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है मेरे पास इक्वल टू कितने के आ रही है, ओनली डी टी बाई 2 के। तो 1/2 लिख दिया, अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है, 2 रूट टी होता है, तो 2 रूट टी लिख दिया। 2 से 2 हमारे पास कैंसिलेशन में आ गया, तो रूट टी हो गया, है ना। और टी के लिए कितनी, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी 4 फीट मेथड को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। नया वीडियो लेक्चर जल्दी लेके आपके पास आऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।